साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। साथियों आज हम अध्ययन करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्षितिज जो आपकी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक है। पाठ संख्या 8 सुभद्रा कुमारी चौहान, कविता है भाग संख्या 2। इससे पहले भाग 1 में भी हम इनके कुछ पद्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये आपके सर का नाम है। तो आज हम जो पद्य पढ़ चुके उन्हीं पद्य को आगे बढ़ाते हुए विस्तार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यश, गाथा और कीर्ति के बारे में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और पूरा का पूरा चैप्टर आपको मिनटों में याद हो जाएगा। करें शुरुआत, चलिएगा। अनु ने विनय नहीं सुनती, अनु ने विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। दासी रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, पहले आप कठिन शब्दार्थ समझ लीजिएगा। अनुने का मतलब होता है नीति की बात। अनुने का मतलब हो जाएगा यहाँ नीति की बात, ठीक है। विनय का मतलब होता है प्रार्थना। विनय का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्रार्थना। फिर इसके बाद में विकट का मतलब हो जाएगा निरंकुश, जिस पर कोई भी अंकुश नहीं हो, ये हो जाएगा निरंकुश। और ऐसे ही है, काया का मतलब होता है शरीर या स्वरूप। काया का मतलब हो जाएगा शरीर या स्वरूप। जी हाँ, अब आप यहां समझिएगा, अनु ने विनय नहीं सुनती है। अनुने का मतलब होता है नीति की बात। जहां भी नीति की बात होती है तो वहां विनय का मतलब प्रार्थना नहीं सुनती है। जहां नीति की बात होती है तो वहां प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। विकट शासकों की माया, विकट का मतलब होता है निरंकुश शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। यानी जब लॉर्ड डलहौजी भारत आए थे तो वो व्यापारी बनकर यहाँ व्यापार करना चाहता था। यहाँ के राजा महाराजाओं की दया दृष्टि चाहता था कि यहाँ के राजा मेरे ऊपर दया करें ताकि मैं अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा सकूं, अपने व्यापार को कर सकूं। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में आए तब व्यापारी बनकर यहाँ के राजा महाराजाओं की दया को चाहते थे। डलहौजी ने पैर पसारे, और लॉर्ड डलहौजी ने अपने पैर पसारे, क्योंकि यहाँ की जो जनता थी भोली भाली थी, उसको लूटने का उन्होंने मन बनाया। अब तो पलट गई काया, और जो केवल यहाँ के राजाओं के आश्रय में रहने के लिए आए थे उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लिया। तो अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, यानी राजाओं की भी वो नहीं चलने देता था। राजा महाराजा भी के सामने वो अब सिर नहीं झुकाता था, बल्कि राजा महाराजा और नवाब लोग अब उस लॉर्ड डलहौजी के सामने दस्तक देते थे, जी हुजूरी किया करते थे। कुल मिला के बात यह है कि लॉर्ड डलहौजी यहाँ व्यापारी बनकर आया था, लेकिन साम्राज्य को इतना बढ़ा लिया कि यहाँ के राजाओं, यहाँ के नवाबों को भी उन्होंने अपने वश में कर लिया। रानी दासी बनी, और आपको पता है पिछले वीडियो में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि झांसी के जो महाराजा थे उनकी बिना संतान के ही मृत्यु हो गई थी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। इसका मतलब सब राजा महाराजाओं को लॉर्ड डलहौजी ने अपने अधीन कर लिया, और रानी दासी बनी, और रानी भी क्या बन गई थी, दासी बन गई थी, उनके अधीन आ चुकी थी। अब बनी ये दासी अब महारानी थी। जो अभी महारानी थी ने ये भी दासी बन गई थी। बुंदेलखंड के लोगों
हर बोलूं का मतलब होता है वहाँ के लोकल गायक कलाकारों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी झांसी वाली रानी मर्दों की तरह लड़ाई लड़ी है, ये बातें हमने लोगों से सुना है। यानी लक्ष्मीबाई की यश, कीर्ति और वीरता के बारे में वहाँ के बुंदेलखंड के निवासी आज भी यशगान किया करते हैं। विशेष देखिएगा, स्वतंत्र भारत के अंग्रेजी अधीनता में जाने की वेता में कथा का कवयित्री ने मार्मिक शैली में परिचय करवाया है। यानी जो भारत देश के राजा थे वो भी अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार करने लग गए थे। भाषा सरल है और शैली भावनात्मक है। भावनात्मक का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम, भावनात्मक, हृदय से जोड़ने का काम भावनात्मक शैली होती है। आगे देखिएगा, चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छिना बातों बात, कैद पेशवा या बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलूं के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वीर रस है, यहाँ ओज गुण का प्रभाव है। और आप देखिएगा, बातों बात का मतलब हो जाता थोड़े से समय में, बातों बात यानी थोड़े से समय में ही। घात का मतलब होता चोट या समाप्ति। विषाद का मतलब होता सामर्थ्य या शक्ति। वज्र निपात का मतलब होता कठोर प्रहार। वज्र निपात का मतलब हो जाएगा कठोर प्रहार करना। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, ये अंग्रेज लोगों की बात है कि चीनी राजधानी दिल्ली की देखते देखते ही अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने क्या नाम है, दिल्ली जो राजधानी थी उस पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया। लखनऊ छीना बातों बात, और लखनऊ को भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, बातों ही बातों में, यानी फटाफट ही छीन लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, और जो पेशवा थे ना, पेशवा ये एक शासक थे, कैद ये कैद था बिठूर में, एक स्थान है वहां कैद था, हुआ नागपुर का भी घात। फिर लोग बाग नागपुर के ऊपर भी घात लगाने लग गए। और किन की बात करें, अंग्रेज लोगों ने नागपुर को भी अपने वश में करने के लिए कोशिश करने लगे। उदयपुर की बात है, राजस्थान में है ये। तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, मतलब इनका भी धीरे धीरे इनके राजाओं को भी अंग्रेज लोग अपने आधिपत्य में स्वीकार करने की सोचने लगे। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, और कुछ समय पहले ही सिंधु पंजाब ब्रह्मपुत्र पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। वज्र निपात का मतलब कठोर प्रहार हुआ था। इनको भी अंग्रेज लोग धीरे धीरे ही सही अपने वश में कर रहे थे। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी है, और बंगाल पर भी अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, मद्रास को भी अपने आधिपत्य में ले लिया, की भी वही कहानी थी। कुल मिला के बात यह है कि अंग्रेजी जो साम्राज्य है वो लगातार बढ़ रहा था। यहाँ के देसी राजा छिन्न भिन्न होते जा रहे थे। कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो राज्य था उसका लगातार विस्तार होता जा रहा था। बुंदेले हर बोलूं के मुंह से, बुंदेलखंड के हर बोलूं का मतलब होता वहाँ के लोकल या स्थान ये कलाकारों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। लेखिका कह रही कि हमने कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की भांति वह तो झांसी वाली रानी थी। और उसका नाम क्या था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई था। देखिएगा आगे, भारतीय शासकों के अंत की यह कहानी बड़ी करुण, करुण का मतलब होता है दुग्ध, करुण का मतलब हो जाएगा दुग्ध, जी हाँ है। भारतीय शासकों के अंत की यह कहानी बहुत ही दुग्ध है,
भाषा सरल है, शैली विवरणात्मक है। विवरण का मतलब होता है फैली हुई, कहने का मतलब है जिसमें अनेक प्रकार के विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे सिंध है, बंगाल है, कर्नाटक है, उदयपुर है। ये विवरण प्रस्तुत जहाँ किया जाता है उस शैली का नाम क्या होता है? विवरणात्मक शैली है। रानी रोई रनवासों में, आगे देखिएगा, रानी रोई रनवासों में बेगम गम से थी बेजार, गहने उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलूं के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, पहले आप इसके कठिन शब्दार्थ समझ लीजिएगा। रनवास क्या होता है? रानियों के रहने के भवन, जहाँ रानियां निवास करती है उनके भवन को रनवास कहा जाता है। गम का मतलब होता है दुख, बेजार का मतलब होता है व्याकुल, सरे आम का मतलब सार्वजनिक रूप में, सरे आम का मतलब सार्वजनिक रूप में या सबके सामने, 9 लाख हार का मतलब 9 लाख के मूल्य वाला रत्न जड़ित हार, 9 लाख की कीमत वाला। पर्दा का मतलब होता है मर्यादा या प्रतिष्ठा, परदेसी का मतलब विदेशी या अंग्रेज, बिकानी का मतलब बिक रही थी, बिकानी का मतलब बिक रही थी। बिल्कुल बात साफ है कि अंग्रेज जो राज्य था उसका विस्तार कर रहे थे और वो तो यहाँ तक उतर गए थे कि यहाँ की जो भारतीय राजाओं की जो महारानियाँ थी उनके भी वस्त्रों की नीलामी, उनके हारों की भी नीलामी करने लग गए थे। कुल मिला के यहाँ के राजा पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे और वहाँ जो अंग्रेज थे वो अब भारतीय राजाओं की रानियां, उनके वस्त्र, उनकी बेइज्जती करने पर लगे हुए थे। तो देखिएगा, रानी रोई रनवासों में, जब अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया राजा रजवाड़ों को, तो रानी रोई रनवासों में, रनवासों का मतलब जहां रानियां निवास करती है, अपने महलों में रानियां रोने लग गई। बेगम गम थी, बेगम गम से थी बेजार, और जो नवाबों की बेगमें थी वो गम से थी, बेजार का मतलब होता व्याकुल, यानी उनमें भी बहुत ज्यादा गम घुल चुका था और वो जो बेगमें थी वो भी क्या थी? गम से थी बेजार, यानी व्याकुल हो चुकी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, और अंग्रेज लोग उनकी नीलामी करवाते थे। उनके गहने, उनके कपड़े, किन किन के? रानियों के और बेगमों के, जो नवाबों की बेगमें थी उनके कपड़े और गहने बिकते थे कलकत्ते के बाजार, कलकत्ता के बाजार में ले जाकर उनकी बोलियां लगती थी। सरे आम नीलाम छापते थे, सरे आम नीलाम यानी बोलियां लगाते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, और उसमें लिखा होता था कि नागपुर के प्रसिद्ध जेवरों को आप ले सकते हैं। लखनऊ के ले लो 9 लाख हार, और लखनऊ की जो महारानियां है, जो बेगम है, उनके 9 लाख के हार भी आप ले सकते थे। बताइए, ऐसी स्थिति में हम लोग कर भी क्या सकते थे? और ऐसी स्थिति में एक वीरता की, एक उत्साह की एक नई किरण जागृत हुई, जिसका नाम था महारानी लक्ष्मीबाई। यो पर्दे की इज्जत, इस प्रकार पर्दे की इज्जत परदेशियों के हाथों बिकती थी। जो परदेशी लोग थे उनके हाथों इसकी इज्जत बिका करती थी। बुंदेले हर मोलू के मुंह से, बुंदेलखंड के हर बोले का मतलब होता है जो लोकल कलाकार होते उनके मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल लेखिका ये कह रही है। कवयित्री ने सभ्यता के ठेकेदार अंग्रेज जाति की सांस्कृतिक निर्जता और अर्थलोलुपता की एक ऐतिहासिक झांसी प्रस्तुत की है कि अंग्रेजों को कुछ भी नहीं चाहिए था। अर्थलोलुपता का मतलब होता है धन धान्य के पीछे दौड़ना, और सांस्कृतिक निर्जलता इसका मतलब होता है संस्कृति के लिहाज से एकदम निर्लज हो चुके थे। भाषा सरल है, शैली मैंने आपको बताया एकदम भावनात्मक शैली इसमें मानी जाती है। आगे बात समझ में,
इसके बाद में देखिएगा, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में थे अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीले ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलूं के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल पूरी की पूरी कविता में ओज गुण है, पूरी की पूरी में वीर रस है और पूरी की पूरी कविता राष्ट्र भावना से ओत प्रोत मानी जाती है। कुटियों का मतलब होता है निर्धन जनता में, आहत का मतलब चोट खाया हुआ, आह्वान का मतलब पुकार या आमंत्रण, यज्ञ का मतलब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, सोही ज्योति का मतलब बुला हुआ स्वाभिमान। ठीक है, कुटियों में थी विषम वेदना, जब अंग्रेजी आए ना तो कुटियों का मतलब निर्धन जनता में थी विषम यानी दुख की वेदना थी, महलों में आहत अपमान, और जितने भी महल थे वो सारे के सारे आहत दुखी हो चुके थे अपमान से। किसके अपमान से? अंग्रेजों के अपमान से। महलों के निवासी, महलों की रानियां, राजा भी अपने आप में आहत यानी दुखी हो चुके थे। वीर सैनिकों के मन में थे अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीर सैनिक थे उनके मन में था अपने पुरखों का मतलब पूर्वजों। पुरखों शब्द का मतलब यह हो जाएगा अपने पूर्वजों का अभिमान, कि उनके पूर्वजों ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे और हम भी इन अंग्रेजों के सामने, हाँ अभी तो इन्होंने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया लेकिन जल्द ही हम इससे मुक्त होंगे। तो वीर सैनिकों के मन में थे अपने पुरखों का अभिमान, अपने पूर्वजों का अभिमान, और भारत के जो निवासी थे उनकी तो अलग ही गाथाएं हैं, वीरता की, त्याग की, समर्पण की जो गाथाएं थे, इस बात का उनके मन में अभिमान था। नाना, ये नाम है, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, मतलब अब आजादी के लिए नाना साहब, धुंधु पंत साहब, पेशवा बाजीराव पेशवा जी जुटा रहा था सब सामान, सामान की तैयारी कर रहे थे। बहन छबीले ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और ऐसी स्थिति में बहन छबीली रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी, रण यानी युद्ध, चंडी का मतलब होता आपको पता, युद्ध में जैसे बोलते हैं ना, चंडी का मतलब एक वीरांगना का कर दिया प्रकट आह्वान, कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान दे सकती हूं लेकिन अंग्रेजों की गुलामी हम लोग सहन नहीं कर सकते। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और यज्ञ प्रारंभ हो गया कि अब अंग्रेजों से कैसे भी हो इनसे लड़ाई लड़नी है और इनका आधिपत्य, इनका शासन को अब नष्ट करना है। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, यज्ञ प्रारंभ हो गया और सोती हुई ज्योति को अब उनको सिर्फ जगानी थी, यानी जनता को केवल तैयार करना था कि हां अब हम तैयार हो चुके हैं। बुंदेले हर बोलूं के मुंह से, बुंदेले हर बोलूं के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, और बुंदेलखंड के हर बोलू का मतलब निवासियों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, हमने एक कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की भांति, और वह तो झांसी वाली रानी थी। विशेष सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे निहित स्वाभाविक कारणों का इसमें परिचय करवाया गया है, कि कौन कौन से कारण थे उनका परिचय इसके अंतर्गत करवाया गया है, कि अंग्रेज लोग इस पर अपना आधिपत्य भारत पर क्यों स्वीकार कर रहे थे। सन 1857 का संघर्ष सिपाही विद्रोह मात्र नहीं था, कवयित्री इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है, कवयित्री इस तथ्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती है। चलिए जी, महलों ने दी आग, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी,
जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यानी क्रांति पैदा की थी। महलों ने दी आग, महलों ने क्या आग लगा दी, यानी राजा महाराजाओं के महलों ने के अंदर से जो निवास करते थे राजा महाराजा, उन्होंने आम जनता के हृदय में आग लगा दी। झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और जो निर्धन जनता झोंपड़ी में रहती थी उन्होंने एक क्रांति की ज्वाला को क्या किया था, सुलगाने का काम किया था। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, और देश को आजाद कराने की जो क्रांति करने की जो चिंगारी थी वो अंतरतम यानी हृदय से या अंतर आत्मा से आई थी। दोस्तों देखते देखते झांसी चेत गई, झांसी में क्रांति की भावना आ गई। 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। दिल्ली चेती, और दिल्ली में भी सजगता हो गई, चेत गई। लखनऊ लपटे खाई थी, और 1857 की क्रांति की लपटे लखनऊ में भी छाने लग गई। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। हर जगह देश के कोने कोने में 1857 की क्रांति का आगाज हो चुका था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर ये भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, इसमें भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी यहाँ ये बताया गया है कि हमने मर्दों की तरह लड़ने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई की कहानी को अच्छी तरह से बुंदेलखंड के लोक गायकों के माध्यम से सुना था। विशेष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा सारे भारतीय समाज के अंतरतम से आई थी, इस तथ्य का कवियत्री ने उल्लेख किया। बिल्कुल किसी एक व्यक्ति के कहने से तो नहीं आ सकती, बल्कि सभी भारतवासी चाहते थे कि एक विशेष प्रकार की क्रांति आनी चाहिए। भाषा सरल है, शैली विवरणात्मक है, लक्षणा शब्द शक्ति और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति है और अलंकार कौन सा है, मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार क्या होता है बता देता हूं। जहां प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, जैसे फूल हंसे, फूल हंसने लग गए, कलियां मुस्काई और कलियां मुस्कुराने लग गई। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी है, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, देखिएगा, वीरवर का मतलब होता श्रेष्ठ वीर, सरनाम का मतलब होता प्रसिद्ध, जुर्म का मतलब हो जाएगा अपराध। 1857 की क्रांति की बात चल रही है कि जब सारे देश में 1857 की क्रांति की ज्वाला की लपटें भभक उठी थी, उस दौरान क्या होता है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में यानी 1857 की क्रांति के इस महायज्ञ में कई वीरवर श्रेष्ठ योद्धा भी आए, काम में आ गए। नाना, धुंधु पंत, तातिया, अजीमुल्ला, ये इनके सरनाम थे। सरनाम का मतलब प्रसिद्ध नाम थे, जिनमें नाना साहब थे, धुंधु जी थे, पंत जी थे, तातिया, चतुर अजीमुल्ला, ये बड़े बड़े योद्धा थे। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान, ये सारे के सारे सैनिक थे जो यहाँ का अभिमान माने जाते हैं। भारत के इतिहास गगन में, भारत के इतिहास गगन यानी आकाश में अमर रहेंगे जिनके नाम हमेशा अमरता से गूंजते रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी है, लेकिन दोस्तों आज ऐसा लगता है कि उनकी कुर्बानी का
उन्हें सब कुछ नहीं मिल पाया है। और आम लोगों की धारणा यह है कि उनकी जो कुर्बानियाँ थी वो एक जुर्म थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपराध थी, लोग ये मानते हैं। जबकि उन्होंने देश की खातिर क्या नहीं किया, ये जुर्म नहीं होगा, बल्कि इसके लिए तो हम सब लोगों को अभिमान करना चाहिए। उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दों की तरह वह तो झांसी वाली रानी थी। विशेष सन 1857 के प्रसिद्ध सेनानियों से कवित्री ने हमें परिचित करवाया है। यह 1857 की क्रांति के मुख्य क्या थे, आपको पता होना चाहिए, सेनानी थे। 1857 भाषा सरल है, शैली परिचयात्मक है, सबका इन्होंने परिचय दिया कि ये योद्धा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में किसी की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इनकी गाथा छोड़े चले हम झांसी के मैदानों में। इनकी गाथा का मतलब होता कहानी, छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, तो ये वीर योद्धा थे। अब इनकी गाथा को यानी कहानी को छोड़ चुके हम लोग। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। और अब यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कह रहे हैं कि अब जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनकी बातों को छोड़ दीजिएगा। अब हम आपको झांसी में क्या हुआ इसके बारे में अवगत कराते हैं। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई, कहां, झांसी के मैदानों में, मर्द बनी मर्दानों में। जो वीर योद्धा थे, वीरों के बीच में वो क्या बन गई, वीरांगना बन गई। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा, अंग्रेजों का लेफ्टिनेंट होकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, रानी तलवार लेकर खड़ी हो गई। हुआ द्वंद आसमानों में, और आसमान में ही लड़ाई चलने लगी। जख्मी होकर वोकर भागा, जख्मी यानी महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार से जख्मी होकर ओकर भागा। जो अंग्रेज सेना का सेनापति था, लेफ्टिनेंट था, वो भाग गया। उसे अलब हैरानी थी, और उसे भी अलब का मतलब आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक विशेष प्रकार की हैरानी हो गई कि भारत की नारियां इतनी वीरता से परिपूर्ण कैसे हो सकती है। बुंदेले हर बोलूं के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दों की तरह वह तो झांसी वाली रानी थी। यहां देखिएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई की निर्भीकता और आक्रामकता का सजीव चित्रण किया है कि वो वीर जो हमारे योद्धा थे उनके साथ साथ लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतर गई। भाषा सरल है, मिश्रित शब्दावली है, शैली वर्णन से युक्त है। शैली कौन सी है, वर्णनात्मक है, वर्णन से युक्त मानी जाती है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। विजय मिली किसको, हमारे देश के जो योद्धा थे 1857 की क्रांति में विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुखता उसने मुंह की खाई थी। मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विजय तो मिल गई, लेकिन पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। चारों तरफ से झांसी को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुखता, और इस बात जनरल स्मिथ जो अंग्रेजों का मुखिया था, सेना का मुखिया था, वो सम्मुख का मतलब सामने था, किसके, रानी लक्ष्मीबाई के। उसने मुंह की खाई थी। मुंह की खाने का मतलब ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि वो उसको हार मिली थी, पराजय मिली थी। काना और मुंद्रा सखियों रानी के संग आई थी। ये इसकी सखियां थी जिसका नाम था काना और मुंद्रा। सखियां रानी के संग आई थी, साथ साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में भी उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ उनकी जो दो सखियां थी उन्होंने भी तलवार उठाई, और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हुरोज आ गया। इतने समय में अंग्रेजी सेना का सेनापति हुरोज आ गया। हाय गिरी, अब वह रानी थी, और अब रानी अकेली रह गई और घिर गई। किससे, अंग्रेजी
की जो सेना थी, अंग्रेजों की जो सेना थी, उससे रानी गिर गई। चारों तरफ से घेर लिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दों की तरह, वो तो सिर्फ झांसी वाली रानी थी। विशेष की बात करें तो देशभक्ति और अपूर्व साहस की वह पूंजी थी जिसके बल पर रानी ने अंग्रेजों की विशाल सेना से डटकर लोहा लिया था, टक्कर ली थी। भाषा सरल है, शैली वर्णनात्मक है। मैंने आपको बताया वर्णन से युक्त इसकी शैली है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विस्म अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर मोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, और रानी अकेली रह गई थी, लेकिन फिर भी मार काट करती हुई, शत्रु पक्ष की मार काट करती हुई बनी सैन्य के पार अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजों की जो सेना थी, उसका पार उसने पा लिया, दूसरे किनारे पर चली गई। हजारों सैनिकों को, हजारों अंग्रेजी जो सेना थे उसके अधिकारी, लेफ्टिनेंट और सामान्य सिपाहियों को मार काट करते हुए वो आगे पहुंच गई। किंतु सामने नाला आया, लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय सामने नाला आ गया था ये संकट विषम अपार। और ये जो संकट था ना, ये बहुत विषम था, नाले को पार किया नहीं जा सकता था। घोड़ा अड़ गया रानी लक्ष्मीबाई का। नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, इतने में अंग्रेजी सेना के जितने भी सिपाही थे वो आ गए। रानी एक शत्रु बहु तेरे, रानी एक थी, शत्रु बहु तेरे बहुत ज्यादा थे। होने लगे वार पर वार, चारों तरफ वार पर वार होने लग गए। घायल होकर गिरी सिंहनी, सिंहनी किसके लिए है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। घायल होकर गिरी सिंहनी, रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर गई। उसे वीर गति पानी थी और उसको वीर गति को प्राप्त करना ही था। खूब लड़ी वो मर्दों के भांति, वह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। बिल्कुल विशेष अन्याय और सैन्य बल के सामने न झुककर रानी ने यशस्वी मृत्यु का वर्ण कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी। मृत्यु का वर्ण करना उचित है, और इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि भारतीय नारी जब जब जागी है, जब जब उसने कुछ करने की ठानी है, तो उसने इतिहास को रचा है। भारतीय नारियों की शक्ति से संसार को परिचित कराया गया है। भाषा सरल है, शैली भावनात्मक है कि महारानी लक्ष्मीबाई इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बिना अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार करके बिना वो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से रुखसत हो गई। रानी गई सिधार, सिधार का मतलब शहीद हो गई। रानी गई सिधार, रानी शहीद हो गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, और अब उसको क्या करना था? चिता पर लेटाया गया। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। दिव्य का मतलब हो गया अलौकिक। दिव्य शब्द का मतलब होता है दोस्तों अलौकिक सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। और मिला तेज से तेज, क्योंकि आपको बता महारानी लक्ष्मीबाई भी तेजस्वी थी और इधर आग भी तेज से युक्त थी। तो मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। अभी तो महारानी लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 23 साल की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। वो मनुष्य नहीं थी, बल्कि साक्षात अवतारी रूप में थी। हमको जीवित करने आई, हम सभी को जीवित करने के लिए आई। बन स्वतंत्रता नारी थी, स्वतंत्रता की नारी बनकर वो हम सभी को जीवित करने के लिए आई थी। दिखा गई पथ, दिखा गई पथ यानी रास्ता, सिखा गई
हमको जो सीख सिखानी थी, जो हमको जितनी भी सीख को सिखानी थी वो सिखाकर चली गई कि एक नारी जब अपने शत्रुओं से बिना डरे सब कुछ कर सकती है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा रास्ता वो हमें सिखाकर चली गई। बुंदेले हर बोलूं के मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दों की भांति, वह तो झांसी वाली रानी थी। अकेली रानी ने अंग्रेजी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल सही है। यदि अन्य शासकों और योद्धाओं का सहयोग उन्हें मिलता तो भारत की कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ और ही होती। भाषा सरल है, शैली आलंकारिक है, अलंकारों से युक्त है, भावनात्मक है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का ही इस काव्य में प्रयोग किया गया है। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार प्रधानता अनुप्रास होती है और जहां भी संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय में उपमान की, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे हम बात करते हैं मुख्य मानो चंद्रमा है, मुख्य मानो चंद्रमा है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके भी इसमें प्रधानता है। जाओ रानी, जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे पासी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, इसका मतलब अब जितने भी भारतवासी है वो ये कह रहे हैं कि हे रानी आप स्वर्ग में जाइएगा। याद रखेंगे कृतज्ञ आपका जो हमारे ऊपर एहसान है, भारतवासियों के ऊपर उपकार स्वीकार करने वाला एहसानमंद, हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, ये आपका जो बलिदान है ये भारतवासियों में स्वतंत्रता की एक विशेष अलग जगाएगा। होवे चुप इतिहास, होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे पासी। चाहे इतिहास क्या कहेगा, इतिहास कुछ बकान करे या नहीं करे, लगे सच्चाई को चाहे पासी, यानी सच के लिए चाहे हमें पासी पर भी क्यों नहीं चढ़ना पड़े। हो मदमाती विजय, लेकिन हमारी विजय गर्व से भरी हुई होगी। मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे अंग्रेज सरकार गोलों से चाहे झांसी का नमो निशान मिटा दे, लेकिन इतिहास में इस बात का उल्लेख जरूर होगा कि कोई वीरांगना यहां पैदा हुई थी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक, स्मारक का मतलब होता है स्मरण कराने वाली वस्तु, तू ही होगी। हे झांसी की रानी तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। आप खुद अपने आप में अमिट, जिसको कोई मिटा नहीं सके, ऐसे निशानी थी। बुंदेली हर बोलूं के मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दों की तरह, वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिएगा, सुभद्रा जी ने यह कविता अंग्रेजी शासन के समय में लिखी थी, इसी कारण इन्होंने अंग्रेजी सत्ता को अप्रत्यक्ष चुनौती दी है। भाषा सरल है, ओजमय है, भाव भीनी है और प्रसंग के अनुकूल है। मुझे उम्मीद है साथियों कि ये पद्यांश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष बातें क्या क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओज गुण है, सारे के सारे में ओज गुण है इसमें। पहली बात तो सभी पद्यांश की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें तो इसमें सारे के सारे में वीर रस है, ठीक है। इसमें सारे के सारे पदों में राष्ट्रीय भावना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके सारे के सारे पदों में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। इसके सारे के सारे पद हैं, इसमें भाषा अपने आप में सरल है। जी हाँ, भाषा क्या होगी इसकी? सरल होगी, भाषा सरल होगी, भाषा सुबोध होगी, ये सब चीज़ें इसमें आएगी और सभी पर आपको ये लिखना ही होगा। भाषा सरल है, भाषा सुबोध है, ठीक है। ये था आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
जितने भी पद है वो सारे के सारे इसी कविता से लिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।